हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है। पहला, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अर्थात व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। दूसरा, द पेमेंट्स ऑफ वेजेज एक्ट 1936 अर्थात मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तीसरा, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। चौथा, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948। पांचवा, द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है और हमारे द्वारा इस अधिनियम के अध्याय सेकंड, जिसका शीर्षक है अधिनियम के अधीन प्राधिकारी और जिसके अंतर्गत धारा 3 से लेकर 9 तक इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। पिछले व्याख्यान में हमारे द्वारा अध्याय 2 की धारा 3 से लेकर धारा 6 तक विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। आज के व्याख्यान में जिन सेक्शंस पर हम चर्चा करेंगे वे हैं सेक्शन 7, सेक्शन 7A, सेक्शन 7B, सेक्शन 7C, सेक्शन 7D, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। अब सबसे पहले है सेक्शन 7, श्रम न्यायालय अर्थात लेबर कोर्ट्स। उपधारा 1 के अनुसार समुचित सरकार द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय संबंधी औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों के पालन के लिए जैसे इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे जाएं, एक या अधिक श्रम न्यायालयों का गठन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। उपधारा 2 के अनुसार श्रम न्यायालय केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। उपधारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह क उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो अथवा ख कम से कम 3 वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो अथवा खंड ग को 1982 के अधिनियम संख्या 46 की धारा 3 के द्वारा लोप किया गया है। घ भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम 7 वर्ष तक धारण न कर चुका हो अथवा किसी प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित श्रम न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक पीठासीन अधिकारी न रह चुका हो। च ऐसा उपमुख्य श्रम आयुक्त
केंद्रीय या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो, जिसके पास विधि में डिग्री और श्रम विभाग में कम से कम 7 वर्ष का कार्य अनुभव हो, जिसके अंतर्गत 16 अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी है। परंतु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता है, या 6 भारतीय विधिक सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी न हो या न रह चुका हो और उसके पास उस श्रेणी में 3 वर्ष का अनुभव न हो। श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 1964 के आनंद बाजार पत्रिका बनाम उसके कर्मचारीगण के वाद में कहा था, यदि किसी कर्मचारी को सेवाओं से पृथक किए जाने के पूर्व समुचित घरेलू जांच की गई है और वह जांच प्राकृतिक न्याय के नियमों से अनुकूल की गई है और तदनुसार निर्णय लिए गए हैं, तो उस जांच को प्रतिकूल नहीं कहा जाएगा और अधिकरण को उन निर्णयों के औचित्य पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि इसके विपरीत एक कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने में प्रबंधन ने दुर्भावना या बदले की भावना से दंड देने के लिए कार्य किया है, या कर्मचारी को उसके श्रमिक संघ से क्रियाकलाप के प्रति दंडित करने की धारणा से किया है, तो अधिकरण को उस कर्मचारी को समुचित संरक्षण प्रदान करना होगा और उसे बहाल करने का आदेश देना होगा और उसके पक्ष में प्रतिकर की अदायगी का आदेश करना होगा। किंतु जहां उचित है और प्रबंधन का आचरण कर्मचारी की सेवा समाप्त करने में दुर्भावना नहीं रहा है, तब अधिकरण जांच अधिकारी के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता या उन निष्कर्षों को स्वीकार कर लेने के बाद प्रबंधन द्वारा दिए गए सेवा समाप्ति विषयक आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब है सेक्शन 7A अधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल्स। हमारे देश में औद्योगिक अधिकरणों का गठन प्रथम बार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया। इन अधिकरणों के पद स्तरों पर समीक्षा करते हुए उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है कि इस अधिनियम के अधिकरणों को न्यायालय के बहुत से गुणों से अभिहित किया गया है, किंतु उन्हें वही पद स्तर नहीं प्रदान किया गया है जो कि न्यायालयों को प्राप्त है। इन अधिकरणों के लिए वांछित नहीं है कि वे औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय में विधि की पूरी तकनीकों का अनुसरण करें। सेक्शन 7A की उपधारा 1 के अनुसार समुचित सरकार चाहे द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय संबंधी औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे जाए, एक या अधिक औद्योगिक अधिकरण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकेगी। अर्थात अधिकरण गठित करने की शक्ति समुचित सरकार में निहित है और औद्योगिक अधिकरण की नियुक्ति और उसके नाम की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। संबंधित राज्य के विवेक के अनुसार एक या अधिक अधिकरणों की नियुक्ति की जा सकेगी और अधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी ऐसे मामले का न्याय निर्णय कर सके
जिसका कि उल्लेख द्वितीय या तृतीय अनुसूची में किया गया हो। ऐसे अधिकरणों का गठन ऐसे कृत्यों को संपादित करने हेतु किया जा सकता है जो उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत सौंपा जाए। उपधारा 2 के अनुसार अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। उपधारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह खंड क उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो अथवा खंड क कम से कम 3 वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो। खंड ख ऐसा उप मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो जिसके पास विधि में डिग्री और श्रम विभाग में कम से कम 7 वर्ष का कार्य अनुभव हो जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी है। परंतु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता है। या खंड ग भारतीय विधिक सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी न हो या न रह चुका हो और उसके पास उस श्रेणी में 3 वर्ष का अनुभव न हो। उपधारा 4 के अनुसार समुचित सरकार यदि वह ऐसा करना ठीक समझे अधिकरण को उसके समक्ष की कार्रवाई में सलाह देने के लिए 2 व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी। इन अधिकरणों का बहुत से व्यवहारिक कारणों से महत्व है। प्रथम यह कि अनुभव और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति ही इन अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा यह कि कोई भी महत्वपूर्ण मामला अधिकरण के पास न्याय निर्णय हेतु दिया जा सकता है जिसमें मजदूरी, बोनस, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और पदच्युति आदि सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरा यह कि अधिकरण जहां तक अपने अधिकारों के भीतर काम करते हैं उन्हें असीमित शक्तियों के उपयोग का प्राधिकार मिला हुआ है। अब है सेक्शन 7B राष्ट्रीय अधिकरण नेशनल ट्रिब्यूनल्स। उपधारा 1 के अनुसार केंद्र सरकार ऐसे औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए जिनमें केंद्र सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अंतर्ग्रस्त है या जो इस प्रकृति के हैं कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों का ऐसे विवादों में हितबद्ध होना या उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकेगी। अर्थात केंद्र सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। उपधारा 2 के अनुसार राष्ट्रीय अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। उपधारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो। उपधारा 4 के अनुसार केंद्र सरकार यदि वह ऐसा करना ठीक समझे राष्ट्रीय अधिकरण को
उसके समक्ष की कार्रवाई में सलाह देने के लिए दो व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी। अब है सेक्शन 7C श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के लिए नियर्ताएं। कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा और ना ही बना रहेगा यदि क वह स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है अथवा ख उसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस क्षण कोई व्यक्ति उपरोक्त अनर्हताओं से युक्त हो जाता है वह संबंधित पद पर काम करने से रुक जाएगा और अधिनियम की धारा 8 के अनुसार इन पदों पर होने वाली रिक्तियों को किसी ऐसे व्यक्तियों द्वारा नहीं भरा जाएगा जो कि इन अनर्हताओं से युक्त हो। अब है सेक्शन 7D पीठासीन अधिकारी की अर्थता सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार द्वारा धारा 7A की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अर्हता, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र तथा पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा शासित होगी, परंतु वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त पीठासीन अधिकारी का इस अधिनियम और तददीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा मानो वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त ही नहीं हुए थे। अब है सेक्शन 8 रिक्तियों का भरा जाना। यदि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में या बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष के या किसी अन्य सदस्य के पद में अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न कोई रिक्ति किसी भी कारण से हो जाती है तो राष्ट्रीय अधिकरण की दशा में केंद्र सरकार और किसी अन्य दशा में समुचित सरकार किसी अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त करेगी और कार्रवाई उस प्रक्रम से जब रिक्ति भरी जाती है यथास्थिति श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण, बोर्ड या न्यायालय के समक्ष चालू रखी जा सकेगी। इस प्रकार अधिनियम की धारा 8 से स्पष्ट है कि अस्थायी अनुपस्थिति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। रिक्ति का होना तभी माना जाएगा जबकि स्थानांतरण, त्यागपत्र या किसी अनर्हता का प्रकरण अधिनियम की धारा 7 के अधीन उत्पन्न हो गया हो। अब है सेक्शन 9 बोर्डों आदि को गठित करने वाले आदेशों की अंतिमता। उपधारा 1 के अनुसार समुचित सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी आदेश जिससे किसी व्यक्ति की नियुक्ति बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में की गई है किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष का कोई भी कार्य या कार्रवाई ऐसे बोर्ड या न्यायालय में किसी रिक्ति के या उसके गठन में किसी त्रुटि के अस्तित्व के आधार पर ही किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं की जाएगी। उपधारा 2 के अनुसार सुलह कार्रवाई के अनुक्रम में किया गया कोई भी समझौता केवल इस तथ्य के कारण ही अविधि मान्य
नहीं होगा कि ऐसा समझौता यथास्थिति धारा 12 की उपधारा 6 में या धारा 13 की उपधारा 5 में निर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात किया गया था। उपधारा 3 के अनुसार जहाँ की बोर्ड के समक्ष की सुलह कार्रवाई के अनुक्रम में किए गए किसी समझौते की रिपोर्ट पर बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सभी सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं, वहाँ ऐसा समझौता केवल इसी कारण अविधि मान्य नहीं होगा कि कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम के दौरान बोर्ड के सदस्यों में से जिनके अंतर्गत अध्यक्ष आता है, कोई आकस्मिक अथवा अपूर्वकल्पित रूप में अनुपस्थित था। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 2 की धारा 7 से लेकर धारा 9 तक विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।